हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम इकाई 3 मुद्रा प्रबंधन एवं उपभोक्ता शिक्षा, इसका जो पार्ट 3 है, उपभोक्ता संरक्षण एवं शिक्षा, इसका अध्ययन कर रहे हैं। यह वीडियो इस चैप्टर का दूसरा भाग है। अब तक हमने इस पाठ के परिचय को देखा और उपभोक्ता की समस्याओं के बारे में पढ़ा। आइए अब अपने पाठ को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं इस पाठ में हमें और क्या क्या पढ़ना है। इसके बाद हमें जो पढ़ना है वह है उपभोक्ता संरक्षण, उपभोक्ता के अधिकार, उपभोक्ता द्वारा लिए जाने वाले मुख्य निर्णय, प्रभावपूर्ण खरीदारी हेतु उपभोक्ता को प्राप्त सहायता। यह सब हमें इस पाठ के अंतर्गत पढ़ना है। तो सबसे पहले आता है उपभोक्ता संरक्षण। क्या है यह उपभोक्ता संरक्षण, क्या मतलब होता है इसका? तो उपभोक्ता संरक्षण का मतलब होता है उपभोक्ता के हितों की रक्षा। लेकिन उपभोक्ता के हितों की रक्षा कैसे होगी? इसके लिए स्वयं उपभोक्ता को जागृत होना होगा, ताकि हम सही मूल्य पर सही वस्तुएं खरीद सकें, ताकि हम अपनी खरीदारी से संतुष्ट हो सकें। और उपभोक्ता को और ज़्यादा जागृत बनाने के लिए सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं जो है वो कार्य कर रही है। अब आता है उपभोक्ता के अधिकार, राइट्स ऑफ कंज्यूमर। समाज में जितनी भी वस्तुएं तथा सेवाएं हैं वे सभी उपभोक्ताओं के लिए हैं। इसलिए उपभोक्ता को अर्थव्यवस्था का सम्राट कहा जाता है। उपभोक्ता को क्या कहा जाता है? अर्थव्यवस्था का सम्राट। क्यों कहा जाता है? क्योंकि समाज में जितनी भी वस्तुएं और सेवाएं होती है वे सब हम उपभोक्ताओं के लिए ही होती है। उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तु किसी भी प्रकार से उसके लिए हानिकारक नहीं होना चाहिए। इसके लिए उपभोक्ताओं को कुछ अधिकार दिए गए हैं। तो हमारे आसपास जो भी सामान होते हैं वो हम सब उपभोक्ताओं के लिए ही होते हैं, और उसे खरीदने यूज करने के लिए हमें कुछ अधिकार दिए गए हैं। तो क्या है वो अधिकार? आइए देखते हैं। जिसमें जो सबसे पहला अधिकार है वह है वस्तुएं तथा सेवाएं प्राप्त करने का अधिकार। हम किसी भी वस्तु को, किसी भी सेवा को प्राप्त कर सकते हैं, किसी भी वस्तु को खरीद सकते हैं। दूसरा जो अधिकार है वह है विक्रय पश्चात सेवा प्राप्त करने का अधिकार। आपने जब मूल्य, किसी चीज का मूल्य जमा कर दिया तो आपको वो चीज मिल जाना चाहिए, यह आपका अधिकार है। जो तीसरा अधिकार है वह है पूर्ण सूचना प्राप्त करने का अधिकार। आपने जो भी सामान खरीदा है उसके बारे में आपको पूरी सूचना मिलनी चाहिए, यह आपका अधिकार है। चौथा जो अधिकार है वह है शिकायत करने का अधिकार। आपने कोई सामान खरीदा और अगर वह सामान अच्छा नहीं है, आप अपनी खरीदारी से संतुष्ट नहीं होते हैं, तो आपको यह अधिकार है कि आप शिकायत कर सकें। पांचवा जो अधिकार है वह है स्वास्थ्य संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार। आप जो वस्तु खरीद रहे हैं वो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होना चाहिए। छठा अधिकार है क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार। और सातवां अधिकार होता है शोषण के विरुद्ध संरक्षण प्राप्त करने का अधिकार। यह सब उपभोक्ताओं को अधिकार दिए गए हैं। इसके बाद जो आता है वह है उपभोक्ता द्वारा लिए जाने वाले मुख्य निर्णय। क्या है उपभोक्ता द्वारा लिए जाने वाले मुख्य निर्णय? हम जब भी कोई सामान, कोई प्रोडक्ट बाजार से खरीदने जाते हैं तो हम अपने अनुसार, अपनी ज़रूरतों के अनुसार वस्तुओं का चयन करते हैं। किसी भी सामान को खरीदने से पहले हम बहुत सी बातों के बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं। बहुत सी बातों का निर्णय लेना पड़ता है हमें, जैसे क्या खरीदे, किस कंपनी का खरीदे, किस ब्रांड का खरीदे, किस दुकान से खरीदे, कितना खरीदें, कैसे खरीदें, कब खरीदें। इन सब के बारे में हम सब किसी भी सामान को खरीदने से पहले सोचते हैं। आइए अब इन सब के बारे में जानते हैं। पहला जो निर्णय है जो हमें लेना पड़ता है किसी भी सामान को खरीदते वक्त या खरीदने से पहले, वह होता है क्या खरीदें।
उचित स्तर की वस्तुओं को खरीदने के लिए सबसे पहले यह निश्चय किया जाना चाहिए कि क्या खरीदें। उपभोक्ता को इस बात का स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए कि उसे क्या खरीदना है। अपने पारिवारिक बजट, बाजार में उपलब्ध वस्तुओं, प्रकृति तथा मूल्य के आधार पर परिवार के समस्त सदस्यों को इस बात का निश्चय कर लेना चाहिए कि उन्हें अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या खरीदना है। हम सबको बाजार में जाकर यह सोचने से अच्छा है कि क्या खरीदना है, हम सब घर में ही परिवार के साथ मिलकर ये सोच सकते हैं, ये सोच लेना चाहिए कि हमें क्या क्या खरीदना है। इससे क्या होगा कि आप जब बाजार जाएंगे तो आपको असुविधा नहीं होगी। आपको पहले से पता होगा कि आपको क्या क्या खरीदना है। इसके लिए आप चाहे तो लिस्ट, सूची भी बना सकते हैं, जिससे आपको सुविधा होगी बाजार जाने के बाद। उसके बाद जो दूसरा निर्णय है जो हम सबको किसी भी वस्तु को खरीदते वक्त लेना होता है, वह है कहाँ से खरीदें। उपभोक्ता को इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए कि उत्तम स्तर की वस्तुएं कहाँ मिलती है। विभिन्न प्रकार के बाजारों का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि प्रायः किसी एक विशेष बाजार में कोई विशेष वस्तु उत्तम मूल्य तथा स्तर की मिलती है। जैसे अनाज तथा दालें, कपड़े, फर्नीचर इत्यादि उत्तम स्तर के खरीदने के लिए अलग अलग बाजार उपयुक्त होते हैं। बाजार का निश्चय करने के बाद ही दुकान का निश्चय करना चाहिए, क्योंकि दो दुकानों में एक ही वस्तु प्रकृति तथा स्तर में काफी भिन्नता होती है। अब जब हमने यह डिसाइड कर लिया कि हमें क्या क्या खरीदना है, हमने एक सूची तैयार कर ली, एक लिस्ट बना लिया कि हमें बाजार जाने के बाद क्या क्या सामान खरीदना है, तो उसके बाद जो सवाल आता है हमारे दिमाग में वह होता है कि हमें कहाँ से खरीदना है, किस दुकान से, किस मार्केट से खरीदना है। हर अलग अलग आइटम के लिए अलग अलग बाजार और अलग अलग दुकानें होती हैं। आपको यह पहले से पता होना चाहिए कि कौन सी दुकान में कौन सा सामान अच्छा मिलेगा। अलग अलग सामान जरूरी नहीं होता कि एक ही दुकान में आपको अच्छे क्वालिटी का मिल जाए। इन सब बातों के लिए हमें पहले से जानकारी प्राप्त कर लेना चाहिए। उसके बाद जो निर्णय आता है वह है कौन खरीदे, घर का कौन सा सदस्य सामान खरीदने के लिए बाजार जाए। परिवार का कौन सदस्य वस्तु को खरीदने के लिए जाए, इस बात का भी निश्चय करना जरूरी है। उसी व्यक्ति को खरीदारी करने के लिए बाजार भेजना चाहिए जिसे वस्तु के विभिन्न प्रकार, मूल्यों, किस्मों की जानकारी हो। अन्यथा वह उत्तम प्रकृति तथा स्तर की वस्तु नहीं खरीद पाएगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति को पूरे परिवार के वस्त्रों को खरीदने की जिम्मेदारी दे दी जाए और उसे विभिन्न प्रकार के कपड़ों की किस्में, प्रकार की जानकारी नहीं हो, तो वह दुकानदारों के चंगुल में सरलता से फंस जाएगा और धोखे में आ जाएगा। तो हम सबने यह महसूस किया होगा कि हमारे परिवार का हर एक व्यक्ति जो है वो हर एक सामान की खरीदारी अच्छे से नहीं कर सकता है। किसी को सब्जी की अच्छी पहचान होती है तो किसी को कपड़े की अच्छी पहचान होती है। तो हम सब यह सब ध्यान में रखते हुए उसी व्यक्ति को सामान खरीदने के लिए भेजना चाहिए हमें, जिसे उस सामान की अच्छी पहचान हो, अच्छी जानकारी हो। उसके बाद जो निर्णय हमें लेना होता है वह है कितना खरीदे, कितनी मात्रा में कौन सा सामान खरीदना है। इस बात का भी निश्चय कर लेना चाहिए कि परिवार की आवश्यकता क्या है, वस्तु कितनी मात्रा में खरीदनी है। परिवार के लिए उपलब्ध साधन सीमित है और यदि वह अपनी आवश्यकताओं का उचित अनुमान नहीं लगा पाएगा तो उत्तम स्तर की वस्तुएं नहीं खरीद सकता है। हम सबको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें कौन सा सामान कितनी मात्रा में खरीदनी है। इसके लिए हम चाहे तो पहले से सूची बना सकते हैं। हमने जैसे सामान का लिस्ट तैयार किया, सूची तैयार किया, उसके साथ साथ हमें उसका मात्रा भी लिखना चाहिए। इसके बाद जो निर्णय होता है वह होता है कैसे खरीदें।
खरीदी गई वस्तु का स्तर इस बात पर निर्भर करता है कि उसे कैसे खरीदा जाए। खरीदारी करने के लिए कई साधन हैं, जैसे स्वयं जाकर 2 या 3 दुकानों में वस्तुओं के मूल्य के स्तर की तुलना करके खरीदना, टेलीफोन पर वस्तुओं के निर्देश देकर खरीदारी करना आदि। निर्देश देकर खरीदने पर दुकानदार वस्तुओं को घर तक पहुंचाने के पैसे ले लेता है। इस प्रकार की खरीदारी करते समय यह कतई आवश्यक नहीं है कि दुकानदार उच्च कोटि की वस्तु ही घर पर भेजे। हम जब सामान खरीदते हैं तो हमें अलग अलग तरीकों से खरीदते हैं। कभी हम खुद बाजार जाकर सामान खरीदते हैं, कभी किसी और को भेज देते हैं। आजकल ऑनलाइन का युग है, तो हम सामान ऑनलाइन भी ऑर्डर कर देते हैं। इन सब में हमें थोड़ा जागरूक होने की आवश्यकता होती है। इसके बाद जो निर्णय है वह है कब खरीदे, किसी सामान को कब खरीदना है। वस्तुओं की किस्म एवं स्तर इस बात पर निर्भर करते हैं कि वह कब खरीदी जाती है। जैसे खाद्य पदार्थ तभी खरीदने चाहिए जब उनका मौसम हो, क्योंकि उस समय वह उत्तम किस्म के और पौष्टिक तत्वों से भरपूर होते हैं, तथा बेमौसम में वही खाद्य पदार्थ अपनी पौष्टिकता के साथ साथ स्वाद भी खो देते हैं। इसके विपरीत कूलर, पंखे आदि गर्मी समाप्त होने पर सर्दियों में खरीदी जाए तो रियायती दामों पर मिल जाते हैं। यह हम सब ने भी अनुभव किया होगा। हमें खाद्य पदार्थ खरीदते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी फल या सब्जियां हम ले रहे हैं, यह उसका मौसम है भी या नहीं। जिस मौसम का जो भी फल या सब्जी होता है वह उसी मौसम में खरीदने से हमें पौष्टिक और वह सामान ताजा मिलता है। तो इसलिए हमें मौसम के हिसाब से ही फल और सब्जियां खरीदनी चाहिए। उसके बाद आता है खाद्य पदार्थों का चुनाव। उपभोक्ता को कुछ भी खरीदने के पहले चुनाव करना होता है, जैसे खाद्य पदार्थ का चुनाव, वस्त्रों का चयन, अन्य उपयोगी उपकरणों का चयन, विभिन्न सेवाओं का चयन। तो आइए अब इन सब के बारे में भी हम अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं खाद्य पदार्थों का चयन। हमें खाने के सामान का चुनाव कैसे करना चाहिए, सिलेक्शन ऑफ फूड। सामान खरीदने से पहले हमें किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? जैसे खाने की चीजों का चयन करते वक्त हमें क्या ध्यान देना चाहिए? कपड़े खरीदते वक्त हमें किस बात का ध्यान देना चाहिए? अन्य उपयोगी उपकरण खरीदते वक्त हमें किस बात का ध्यान देना चाहिए? और विभिन्न सेवाओं जैसे डॉक्टर, दर्जी, इन सब का चयन करते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए? आइए अब हम इसे एक एक करके समझते हैं। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं खाद्य पदार्थों का चुनाव। खाद्य पदार्थों का चुनाव करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। क्या क्या बातें हैं? पहला है खाद्य पदार्थों को उनके मौसम में खरीदना चाहिए। दूसरा होता है खराब होने की संभावित तिथि पढ़कर ही खरीदना चाहिए। विश्वसनीय दुकान से खरीदना चाहिए। चौथा है FPO अथवा एक मार्क वाले खाद्य पदार्थों को खरीदना चाहिए। पांचवा है डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों की सील तथा डिब्बे का निरीक्षण करना चाहिए। और फिर आता है उपभोक्ता को उस खाद्य पदार्थ के स्तर एवं मूल्य का ज्ञान होना चाहिए। तो आते हैं अपने पहले पॉइंट पर। क्या है हमारा पहला पॉइंट? खाद्य पदार्थों को उनके मौसम में खरीदना। उत्तम स्तर के खाद्य पदार्थों का चुनाव करने के लिए इन्हें सर्वथा इनके मौसम में ही खरीदना चाहिए, क्योंकि मौसम में यह सस्ते होने के साथ साथ पौष्टिक तत्वों से भरपूर होते हैं तथा उत्तम किस्म की खाद्य पदार्थ सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। बेमौसम खाद्य पदार्थ को खरीदने से निम्न कोटि के खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं तथा उनकी पौष्टिकता भी कम होती है। जैसे यदि हम सब्जी खरीदते हैं तो हमें वही सब्जी खरीदनी चाहिए जो उस मौसम का सब्जी होता है। उसी तरह यदि हम फल की खरीदारी करते हैं तो हमें मौसम के हिसाब से ही फल की खरीदारी करनी चाहिए। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वह है
खराब होने की संभावित तिथि पढ़ना। पैकिंग किए गए खाद्य पदार्थों को खरीदने से पूर्व उनके डिब्बे पर लिखी खराब होने की तिथि पढ़नी चाहिए, क्योंकि इस तिथि के पश्चात खाद्य पदार्थ का स्तर उच्च नहीं रहता है। जैसे जब हम किसी भी पैकिंग वाली वस्तुएं खाद्य पदार्थों को खरीदते हैं, खासकर जब हम किसी मेडिसिन दवाइयाँ खरीद रहे होते हैं, तो हमें इसका एक्सपायरी खराब होने की तिथि जरूर देख लेना चाहिए। इसके बाद आता है तीसरा पॉइंट, विश्वसनीय दुकान से खरीदना। खाद्य पदार्थ सदैव विश्वसनीय दुकान से ही खरीदने चाहिए। जिस दुकान पर हमें विश्वास हो, जिस दुकान से हम हमेशा खाद्य पदार्थ खरीदते हैं, हमें उसी दुकान से खरीदना चाहिए। इसमें चौथा पॉइंट दिया गया है, FPO अथवा एक मार्क वाले खाद्य पदार्थों को खरीदना। संरक्षित खाद्य पदार्थ जैसे जैम, जेली के उचित स्तर के होने का प्रमाण उनकी शीशियों के लेबल पर लगे FPO के मार्क द्वारा हो जाता है। कुछ खाद्य पदार्थ जैसे मक्खन, तेल, घी, अंडे को उनकी प्रकृति तथा स्तर के अनुसार विभिन्न श्रेणियों में बांटकर उन पर एक मार्क ग्रेड सहित लगाते हैं। अतः उपभोक्ता अपनी आवश्यकता अनुसार किसी भी स्तर का खाद्य पदार्थ खरीद सकता है तथा उनके लिए उचित मूल्य ही दुकानदार को देता है। जब हम किसी खाने का पदार्थ खरीदते हैं, उस पर FPO या एगमार का साइन मार्क लगा होता है, तो इसका मतलब होता है कि वह सरकार द्वारा प्रमाणित कर दिया गया है कि यह एक उच्च स्तर का पौष्टिक पदार्थ है। फिर जो अगला पॉइंट आता है वह है डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ की सील तथा डिब्बे का निरीक्षण करना। डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों को खरीदने से पूर्व उनकी सील तथा डिब्बे का निरीक्षण कर लेना चाहिए। सील सदैव कसकर लगी होनी चाहिए तथा डिब्बा कहीं से दबा हुआ या फूला हुआ नहीं होना चाहिए। नकली सील से सदैव सावधान रहना चाहिए। इसके लिए हमें जागृत होने की आवश्यकता है। फिर इसका अगला पॉइंट आता है, उपभोक्ता को उस खाद्य पदार्थ के स्तर एवं मूल्य का ज्ञान होना चाहिए। परिवार का जो भी सदस्य बाजार में खरीदारी करने जाए, उसे उपलब्ध खाद्य पदार्थों के स्तर तथा मूल्यों की पूरी जानकारी होनी चाहिए, जिससे वह दुकानदार के धोखे से बच सके। इसलिए हमें ऐसे सदस्य को ही बाजार भेजना चाहिए जिसको उस पदार्थ की अच्छी से जानकारी हो। तो यह अभी हम पढ़ रहे थे खाद्य पदार्थों का चुनाव। खाद्य पदार्थों का चुनाव करते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, जिसमें हमें खाद्य पदार्थों को उनके मौसम के हिसाब से खरीदना चाहिए। खराब होने की संभावित तिथि हमेशा देखकर ही किसी खाद्य पदार्थ को खरीदना चाहिए। विश्वसनीय दुकान से ही हमें खरीदना चाहिए। उस पर FPO और एगमार्क का मार्क देखकर ही खरीदना है। फिर जो डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ होते हैं, उसके सील को और उसके डिब्बे का निरीक्षण करना चाहिए और उपभोक्ता को उस खाद्य पदार्थ के स्तर एवं मूल्य का ज्ञान होना चाहिए। अब इसके बाद आता है वस्त्रों का चयन, सिलेक्शन ऑफ क्लोथ्स, जिसमें पहला दिया गया है उत्तम टेक्सटाइल मिल का बना कपड़ा खरीदना। दूसरा दिया गया है सेल आदि से कपड़े की किस्म की पूरी जानकारी के बाद ही कपड़ा खरीदना। तीसरा दिया गया है विश्वसनीय फुटकर दुकान से खरीदना। चौथा दिया गया है कपड़े पर छपी मील मोहर का निरीक्षण करना। पांचवा दिया गया है उपभोक्ता को कपड़ों के प्रकार तथा स्तर का पूर्ण ज्ञान हो। और छठा दिया गया है तैयार वस्त्रों में सिलाई, कपड़े आदि का निरीक्षण करना। तो आइए अब एक एक करके इन बिंदुओं को समझते हैं, जिसमें पहला पॉइंट है उत्तम टेक्सटाइल मिल का बना कपड़ा खरीदना। उपभोक्ता को सदैव उत्तम स्तर के कपड़ों का चुनाव करने के लिए उत्तम टेक्सटाइल मिल का बना कपड़ा ही खरीदना चाहिए। आज कपड़ा बनाने का कार्य कई मिलें कर रही हैं। बाजार में
प्रतिद्वंद्विता बढ़ती जा रही है। कुछ मिलें मूल्य में कुछ कमी करके कपड़े का स्तर गिरा रही हैं। खरीदार को इस बात की जानकारी नहीं होती है और वह धोखे में आकर निम्न स्तर का कपड़ा खरीद लेता है। जब हम कपड़े की खरीदारी करने चाहते हैं तो उस समय हम फैशन, डिजाइन, रंग, इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं। इसके साथ साथ हमें उत्तम टेक्सटाइल मील का बना कपड़ा ही खरीदना चाहिए, इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए। इसमें जो दूसरा पॉइंट दिया गया है वह है सेल आदि से कपड़े की किस्म की पूरी जानकारी के बाद ही कपड़ा खरीदना। कई बार बहुत पुराने अथवा निम्न कोटि के कपड़े सेल में लगाकर बेचे जाते हैं। खरीदार को उनकी किस्म की जानकारी नहीं होती है, इससे उसके साथ धोखे की संभावना भी रहती है। सेल आदि से कपड़े की किस्म की पूरी जानकारी के बाद ही कपड़ा खरीदना चाहिए। जब हम सेल में कपड़ों की खरीदारी करने जाते हैं तो उस वक्त हमें कपड़ों की किस्म, क्वालिटी की भी जांच कर लेनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी बहुत पुराने और निम्न स्तर के खराब कपड़े जो होते हैं वो सेल में लगाकर बेचे जाते हैं। उसके बाद आता है इसमें तीसरा पॉइंट, विश्वसनीय फुटकर दुकान से खरीदना। कपड़ा हमेशा किसी विश्वसनीय दुकान से ही खरीदना चाहिए, जिससे किसी भी प्रकार का धोखा होने की संभावना ना रहे। जिस दुकानों के पास विशेष मिलों की एजेंसी ना हो, उनकी दुकान से कपड़ा नहीं खरीदना चाहिए। यदि हम विश्वसनीय दुकान से कोई भी कपड़ा खरीदते हैं तो धोखे की संभावना कम होती है, और यदि कभी कपड़े में कुछ खराबी भी निकल आए तो हम रिटर्न या एक्सचेंज कर सकते हैं। उसके बाद आता है चौथा पॉइंट, कपड़े पर छपी मील मोहर का निरीक्षण करना। कपड़े के प्रत्येक मीटर पर मील की मोहर लगी रहती है तथा थान के प्रारंभ में कपड़े की अन्य विशेषताओं का विवरण होता है। उपभोक्ता को कपड़ा खरीदने से पूर्व इन मोहरों का उचित प्रकार से निरीक्षण कर लेना चाहिए तथा झूठी मोहरों से सावधान रहना चाहिए। कभी कभी मार्केट में विश्वसनीय कपड़ा या ब्रांड के नाम पर नकली वस्तु या कपड़ा बेचा जाता है। इस धोखे से बचने के लिए हमें कपड़े पर लगी मोहरों को अच्छी तरह से जांच लेना चाहिए। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वह है, उपभोक्ता को कपड़ों के प्रकार तथा स्तर का पूर्ण ज्ञान हो। उपभोक्ता को कपड़ों के प्रकार तथा स्तर के विषय में पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, अथवा कोई भी दुकानदार उन्हें सरलता से ठग सकता है। आजकल कृत्रिम तंतु से बने विभिन्न प्रकार के कपड़े देखने में कई बार बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, परंतु उनके स्तर में बहुत भिन्नता पाई जाती है, और यह भिन्नता वही जान सकता है जिसे कपड़ों की तंतुओं की पूरी जानकारी हो। तो इसके लिए हमें कपड़ों की पहचान होनी चाहिए। इसके बाद आता है अगला पॉइंट, वह है तैयार वस्त्रों में सिलाई, कपड़े आदि का निरीक्षण। आजकल तैयार वस्त्रों का चलन काफी बढ़ गया है, रेडीमेड वस्त्रों का चलन बढ़ गया है और कई बड़ी कंपनियां वस्त्र तैयार करने लगी हैं। इनका चुनाव करने से पहले तैयार कपड़ों की किस्म तथा सिलाई देख लेनी चाहिए। बने बनाए कपड़ों को बनाने के लिए कई बार अच्छी किस्म के धागों तथा कपड़ों का प्रयोग नहीं किया जाता है, या सिलाई शीघ्र उधड़ जाती है या फिटिंग ठीक नहीं होती है। अतः केवल अच्छी कंपनियों द्वारा तैयार कपड़े ही खरीदने चाहिए। तो यह अभी हम पढ़ रहे थे वस्त्रों का चयन। वस्त्रों का चयन करते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिसमें हमने पढ़ा उत्तम टेक्सटाइल मिल का बना कपड़ा खरीदना, सेल आदि से कपड़ों की किस्म की पूरी जानकारी के बाद ही कपड़ा खरीदना। तीसरा पॉइंट हमने देखा विश्वसनीय दुकान से खरीदना। चौथा था कपड़े पर छपी मील मोहर का निरीक्षण करना। पांचवा था उपभोक्ता को कपड़े के प्रकार तथा स्तर का पूर्ण ज्ञान होना। और छठा था तैयार वस्त्रों में सिलाई, कपड़े आदि का निरीक्षण करना। अब आता है अन्य उपयोगी उपकरणों का चयन। कैसे करते हैं हम, किन बातों पर ध्यान देना चाहिए हमें।
उसमें पहला है उपकरण पर लगी मोहर का निरीक्षण। दूसरा है खरीदार को विभिन्न कंपनियों द्वारा बने उपकरणों तथा उनके मूल्यों का ज्ञान होना चाहिए। तीसरा दिया गया है विश्वसनीय दुकान तथा बाजार से खरीदना। और चौथा है अच्छी विश्वसनीय कंपनी द्वारा निर्मित उपकरण खरीदना। और पांचवा है ISI मार्क के उपकरण खरीदना। इन बातों पे हमें ध्यान देना चाहिए किसी भी उपकरण को खरीदने से पहले। तो अब आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। पहला क्या है? उपकरण पर लगी मोहर का निरीक्षण। किसी भी उपकरण का चुनाव करने से पूर्व उस पर लगी मोहर का निरीक्षण अवश्य करना चाहिए कि वह नकली मोहर तो नहीं है। जब हम किसी भी उपकरण को खरीदने जाते हैं तो उस पर लगी मोहर को अच्छी तरह से जांच लेना चाहिए। आजकल किसी विशेष कंपनी के उपकरण लोकप्रिय हो जाने पर अन्य छोटी कंपनियां जो है वह अपने उपकरणों को उस कंपनी की नकली मोहर लगाकर मार्केट में बेचती है। उनके नाम से मिलती जुलती मोहर लगा लेते हैं और उपभोक्ता को उसी दाम पर बेचते हैं। तो हमें इन सब से सावधान होना चाहिए। दूसरा आता है खरीदार को विभिन्न कंपनियों द्वारा बने उपकरणों तथा उनके मूल्यों का ज्ञान होना चाहिए। बाजार से उत्तम स्तर के उपकरण खरीदना तभी संभव है जब खरीदार को विभिन्न बाजारों में उपलब्ध विभिन्न प्रकार के उपकरणों का तथा उनके मूल्यों का पूरा ज्ञान हो। यदि हमें यह पता नहीं होगा कि किस मार्केट में हमें कौन सा सामान सही मूल्य में मिलेगा तो हम धोखा खा सकते हैं। इसके बाद आता है विश्वसनीय दुकान तथा बाजार से खरीदना। कोई भी उपकरण खरीदने के लिए हमेशा किसी विश्वसनीय दुकान तथा बाजार का चुनाव करना चाहिए, अन्यथा धोखा होने की संभावना रहती है। इसके बाद इसमें चौथा दिया गया है अच्छी विश्वसनीय कंपनी द्वारा निर्मित उपकरण खरीदना। उपकरण का चुनाव करने से पूर्व इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह किसी विश्वसनीय कंपनी द्वारा ही निर्मित की गई हो। यदि संभव हो तो उसी कंपनी के उपकरण खरीदने चाहिए जो निश्चित अवधि में उनके खराब होने पर उन्हें बदलने या ठीक करने की गारंटी प्रदान करती है। इन सब बातों का हमें ध्यान देना चाहिए जब भी किसी उपकरण को खरीदने जाते हैं। इसमें जो पांचवा पॉइंट दिया गया है वह है ISI मार्क के उपकरण ही खरीदें। उपकरणों से पूर्व निरीक्षण के पश्चात ही भारतीय मानक ब्यूरो उन पर ISI का मार्क लगाते हैं। इसका मतलब हुआ कि वह उपकरण हमारे लिए बिल्कुल सही है। इस बात की गारंटी भी देते हैं कि वह उचित स्तर का है, उचित मूल्य का भी है। अतः जहां तक संभव हो हमेशा हमें ISI मार्क लगा हुआ उपकरण ही खरीदना चाहिए। तो यह अभी हमने देखा उपकरण खरीदने से पहले हमें किन बातों का ध्यान देना चाहिए, जिसमें हमने देखा उपकरण पर लगी मोहर का निरीक्षण करना चाहिए, खरीदारी को विभिन्न कंपनियों द्वारा बने उपकरणों तथा उनके मूल्य का ज्ञान होना चाहिए, विश्वसनीय दुकान से ही खरीदना चाहिए और अच्छी विश्वसनीय कंपनी द्वारा निर्मित उपकरण ही खरीदना चाहिए। और साथ ही साथ हमें ISI मार्क लगा हुआ उपकरण ही खरीदना चाहिए। इसके बाद आता है विभिन्न सेवाओं का चयन। विभिन्न सेवाओं का चयन करते वक्त हमें किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? तो इसमें पहला पॉइंट दिया गया है विश्वसनीय स्थान से सेवा प्राप्त करना। दूसरा दिया गया है विषय विशेषज्ञ द्वारा सेवा प्राप्त करना। और तीसरा दिया गया है केवल अस्थायी व्यक्तियों से सेवा प्राप्त करना। अब आइए इन सबको एक एक करके समझते हैं। तो पहला है विश्वसनीय स्थान से सेवा प्राप्त करना। उत्तम स्तरीय सेवा प्राप्त करने के लिए सदैव स्थान का चुनाव करना चाहिए। जैसे यदि कोई उपकरण किसी दुकान पर ठीक होने के लिए दिया जाए और उस दुकान की सेवाएं विश्वसनीय ना हो तो संभव है कि उस उपकरण की कीमती असली पुर्जे निकालकर उसमें नकली घटिया किस्म के पुर्जे लगा दिए जाएंगे। जैसे यदि हमारे मोबाइल फ़ोन में कोई दिक्कत आ रही हो
तो हम उसे एक ऐसे दुकान में दे देते हैं जिसे हम अच्छी तरह से जानते नहीं हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि दुकानदार आपकी मोबाइल में से कुछ ओरिजिनल पार्ट को निकाल लें और उसकी जगह नकली और सस्ता पार्ट लगा दें। तो आप समझ सकते हैं कि इससे हमें कितनी परेशानी होगी। इसलिए ऐसे धोखों से बचने के लिए हमें विश्वसनीय स्थान पर विश्वसनीय दुकान से ही सेवा प्राप्त करना चाहिए। इसके बाद इसका दूसरा पॉइंट है विषय विशेषज्ञ द्वारा सेवा प्राप्त करना। सदैव विषय विशेषज्ञ की ही सेवा प्राप्त करनी चाहिए, अन्यथा उत्तम स्तर की सेवा प्राप्त नहीं होती है। कई बार कम खर्च के चक्कर में उपभोक्ता निम्न स्तरीय सेवाओं पर निर्भर रहने लगते हैं, जिससे अनेक प्रकार की हानियों की संभावना रहती है। उदाहरण के लिए, कई बार बीमार होने पर कम योग्यता तथा भिन्न योग्यता वाले डॉक्टर के पास चिकित्सा करवाने के लिए चले जाते हैं और उस विषय का डॉक्टर को पूर्ण ज्ञान न होने के कारण विपरीत प्रभाव भी दिखलाई पड़ते हैं। इसी प्रकार कम योग्य दर्जी से कपड़े सिलवाने पर फिटिंग ठीक नहीं आती और कपड़ा बेकार हो जाता है। अतः सेवा सदैव योग्य व्यक्ति की ही लेनी चाहिए। दोस्तों, हमें बीमारियों में इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि हम जिस बीमारी का इलाज करा रहे हैं, हम जिस डॉक्टर से इलाज करा रहे हैं, वह उस विषय के विशेषज्ञ हैं या नहीं। उसी तरह यदि हम किसी टेलर के पास कपड़े सिलने के लिए देते हैं तो हमें हमेशा अच्छे टेलर के पास कपड़े सिलवाने चाहिए। ऐसे कई उदाहरण से आप इस बात को समझ सकते हैं। इसके बाद आता है केवल अस्थायी व्यक्तियों से सेवा प्राप्त करना। कुछ सेवाएं जैसे छत की मरम्मत करवाना, चारपाई बुनवाना या बाल्टियों के तले की मरम्मत कराना, गैस का बर्नर ठीक करवाना या कुकर ठीक कराना आदि कार्यों के लिए जहां तक संभव हो स्थायी व्यक्ति से ही सेवाएं लेनी चाहिए, जिससे यदि काम ठीक न हुआ हो तो पुनः उनसे कार्य कराया जा सकता है। अक्सर यह भी देखा गया है कि अस्थायी व्यक्ति किसी भी कार्य को ठीक तरह से नहीं करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि एक बार कार्य करने के बाद ये जरूरी नहीं है कि वे उसी जगह दोबारा जाएं। अतः अस्थायी व्यक्ति कोई भी सेवा निम्न स्तर का आपको देगा। ऐसी सिचुएशन हम सबके साथ आती है। कभी हमारे घर के बाथरूम का नल खराब हो जाता है, तो कभी घर में कुकर खराब हो जाता है, कभी बिजली की प्रॉब्लम्स आ जाती है। ऐसी स्थिति में हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि इन सब कामों के लिए हम जिस व्यक्ति को बुला रहे हैं वह व्यक्ति हमारे घर के आसपास का ही हो, घर से ज़्यादा दूर का ना हो। क्योंकि अगर उसने जो भी काम किया है उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो घर के पास होने के कारण हम उसे दोबारा बुला सकते हैं और उसे भी दोबारा आने में किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। तो इस तरह अभी हमने देखा विभिन्न सेवाओं का चयन करते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। विश्वसनीय स्थान से सेवा प्राप्त करना चाहिए, विषय विशेषज्ञ द्वारा सेवा प्राप्त करना चाहिए और केवल स्थायी व्यक्तियों से ही सेवा प्राप्त करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा? हमने अध्ययन किया उपभोक्ता संरक्षण के बारे में, उपभोक्ता के अधिकार के बारे में, उपभोक्ता के द्वारा लिए जाने वाले निर्णयों के बारे में। इसके साथ साथ हमने खाने के आइटम का सिलेक्शन, क्लोथ का सिलेक्शन, उपकरणों का सिलेक्शन और सेवाओं का सिलेक्शन, चयन, इन सब के बारे में आज हमने अध्ययन किया। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम प्रभावपूर्ण खरीदारी हेतु उपभोक्ता को प्राप्त सहायता इस विषय में अध्ययन करेंगे।